नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आरए ओनली लव। आइए एक छोटा-सा रीकैप ले लेते हैं। तो रीकैप कुछ यूँ है कि रिद्धिमा के रूममेट जिस स्कूटी पर थी, वो स्कूटी ज़रा किसी कार का पीछा करने लगी थी। वो कार जिसमें संजना को बंधक बनाया गया था और बस वो उसी के पीछे लगी हुई थी। वहीं आलिया ने रिधिमा का चेहरा पहचान लिया था और वो शफ़ी को बताया था। शफ़ी ने फटाक से अपनी कार को रिधिमा और उसके रूममेट की स्कूटी के पीछे लगा दिया था और वो संदिग्ध कार ज़रा एक कमर्शियल एरिया में घुस गई थी। पहले से ही लॉकडाउन, पहले से ही पेंडेमिक, पहले से ही शहर वीरान पड़े हुए थे। उस पर से ये कमर्शियल एरिया, ये तो और वीरान हो जाना था ना। तो बस एक वीरान सी जगह और बिल्डिंग को देखकर वो कार रुक गई थी। कार में बंधी हुई संजना को वो अंदर ले गए थे। रिधिमा ने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी। बिना सतर्कता लिए वो संजना के पीछे पीछे निकल गई। वो एक बहुत अंधेरे हॉल में पहुँचे, जहाँ जाकर उन्हें पता लगा कि वो भी अब बंधक ही हैं। यहाँ डॉक्टर शफ़ी ने अपनी सतर्कता दिखाई और यहाँ ये भी दिखाया कि वो न्यूरोसर्जन क्यों हैं। उन्होंने एक टीम को इन्फॉर्म कर दिया, उनकी टीम पहुँच गई। यहाँ डैडा पहुँच चुके थे अपने किसी दोस्त के पास और वो पहुँचे एसएचओ के पास। एसएचओ ने संजना के नंबर को ज़रा ट्रैकिंग पे लगाया और ट्रैक करते हुए वो लोग भी यहाँ पहुँच गए। बचा लिया गया था संजना को। इन गुंडों से तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी सांसें अभी भी खतरे में थी। जानते हैं कि वो सांसें खतरों में से निकलती हैं या नहीं, और चलते हैं ज़रा, वो होता है ना आखिरी पड़ाव, बस उसके करीब। संजना को आईसीयू में शामिल कर दिया गया था और वो बल्ब जो जलता है वो जल रहा था। हाँ, तकनीकी उपकरण यहाँ के बहुत अच्छे थे, तो बल्ब भी ज़रा नए उपकरणों से बनाया गया था। रिधिमा के कदम लड़खड़ाने लगे थे। वो डैडा से गले लगकर रोने लगी थी। डैडा ने उसे समझाया कि उनकी सांझ को कुछ नहीं होगा। वो रिधिमा आज लड़खड़ा रही थी, जो लाखों की जान बचाने के लिए सबसे पहले अपने आप को उतार देती है जंग के मैदान में। वो रिधिमा आज लड़खड़ा रही थी। जब एक प्रेग्नेंट लेडी एक नन्ही जान को वजूद देती है, तो वो सबसे पहले खड़ी होती है। वो रिधिमा आज लड़खड़ा रही थी, जो जानों को बचा लिया करती है। हाँ, आज रिधिमा लड़खड़ा रही थी। क्या होता क्या होता अगर रिधिमा ज़रा देरी लगा देती? क्या होता अगर डॉक्टर शफ़ी रिधिमा के स्कूटर के पीछे नहीं जाती? क्या होता अगर डॉक्टर आलिया ने रिधिमा के चेहरे को पहचान नहीं लिया होता? क्या होता अगर ये पेंडेमिक ना होता और ये लॉकडाउन ना होता? क्या सड़कें इतनी खाली मिलती जिस पर डॉक्टर शफ़ी अपनी कार दौड़ाते हुए पहुंच जाती रिधिमा और संजना के करीब? क्या सड़कें इतनी खाली मिलती कि एसएचओ के द्वारा भेजी गई टीम जल्दी पहुंच जाती? क्या ये सब इतना खाली मिलता कि संजना का फ़ोन इतनी जल्दी ट्रैक हो जाता? क्या होता अगर ये लॉकडाउन नहीं होता? तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन सार्थक साबित हुआ है और यहाँ भी यही हुआ है। सोचिए, अगर रिधिमा संजना के उस कार के पीछे न जाती तो कैसे अपनी सांझ के पास पहुँच जाती। बस डैडा के पास मम्मी का कॉल आ रहा था और मम्मी का कॉल उठाते ही ज़रा मम्मी को आहट लग गई थी, क्योंकि डैडा की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन डैडा ने अपनी आवाज़ को ज़रा बांध लिया था। कुछ नहीं हुआ है, वो आईसीयू में है। आईसीयू में क्या? कैसे? मुझे मेरी बच्ची के पास आना है। घबराइए मत, कुछ नहीं होगा हमारी सांझ को, आप घर पर ही रहिए। तो मम्मी ने डैडा को बताया कि रिधिमा की मम्मी और उनका भाई भी यहाँ आ चुके हैं। तो डैडा ने फिर से मम्मी से सबका ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि आना जाना इतना आसान तो नहीं था इन दिनों, इसलिए, और आना जाना ख़तरे से खाली भी नहीं था। आप घर पे ही रहिए, प्रार्थनाएं करिए, दुआएं करिए, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तभी एसएचओ डैडा के पास आ गए थे और डैडा ने कॉल रख दिया था। मम्मी ने माँ को बताया था। माँ के चेहरे पे चिंताओं की लकीर उभर आई थी। हमारी बच्चियाँ बच तो जाएंगी ना? हाँ, बच जाएगी हमारी बच्ची, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ भी नहीं होगा।
माँ ने यहाँ मम्मी को समझाया था। छोटू की आंखों से आंसू निकल रहे थे। दादी अपनी माला पर भगवान का नाम फेर रही थी। एसओचओ ने डैडा से ज़रा अलग हटने की बात की। आप फिक्र मत करिए, ये केस मैं पर्सनली हैंडल करूँगा, पर्सनली, एंड यू डोंट वरी। इसमें जो भी शामिल है उसे मैं सामने ला कर रहूँगा। और हाँ, अब संजना पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकेगा, यू डोंट वरी। डॉक्टर आलिया और डॉक्टर शफ़ी कुछ बातें कर रहे थे डॉक्टर से। रिधिमा एक बेंच पर बैठे सिर्फ रोए जा रही थी। क्या, ये क्या हो गया डैडी, ये क्या हो गया? आपसे मैंने कहा था वैसा वैसा कुछ मत करना, लेकिन आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती डैडी, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। रिधिमा ये अपने मन से बोल रही थी, लेकिन मन के हाल उसके आंसू साफ साफ दिखा रहे थे। अपनी दोनों हथेलियों को वो आपस में रगड़ रही थी। अगर अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो वो लोग मेरी डैडी को नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी डैडी को कुछ नहीं होगा। ये भगवान, महादेव, मेरे डैडी को कुछ मत होने देना, वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी नहीं। रिधिमा का दिल डूब रहा था। वो अपनी बातें अपने मन से कह के अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए सामने ऑपरेशन थिएटर की उस लाइट को देख रही थी। तभी शफ़ी की निगाह रिधिमा पर पड़ी थी। आलू, और ये कहकर शफ़ी ने आलिया की निगाह भी रिधिमा पर ज़रा फेरनी चाही थी। डॉक्टर आलिया ने देखा था रिधिमा को। जाओ, रिधिमा को संभालो, शफ़ी ने कहा था ये डॉक्टर आलिया से। डॉक्टर आलिया फ़ौरन से पहले आकर रिधिमा के पास बैठ गई थी और रिधिमा की उन दोनों रगड़ती हथेलियों को अपने हाथ में थाम लिया था। अपने आंसुओं से भरी निगाहों को ज़रा उठाकर रिधिमा ने आलिया पर किया था। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर गुप्ता को। रिधिमा, आप इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। आप तो वो रिधिमा है जो किसी का बीपी नॉर्मल कर देती हैं। हाँ, आप तो वो रिधिमा है जो सांसों को पीछे से खींच कर ले आती हैं। आप तो वो रिधिमा है जो दवाइयाँ यूँ खिला दे कि किसी बुज़ुर्ग को पता भी न चले। आप तो वो रिधिमा है जो सिजेरियन को नॉर्मल डिलीवरी बनवा दे। फिर आज आप कैसे इतना हार सकती हैं? नहीं रिधिमा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा गुप्ता को, कुछ नहीं होगा। जब ये कहा था डॉक्टर आलिया ने रिधिमा की आंखों में आंखें डाले, तो रिधिमा ने अपने चेहरे को डॉक्टर आलिया के सीने पर रख दिया था और डॉक्टर आलिया ने रिधिमा को दोनों बाहों से बांध लिया था। दूर खड़ी डॉक्टर शफ़ी ये देख रही थी। क्यों आलिया, मेरी सांझ के साथ ही क्यों? वो तो इतनी अच्छी इंसान है, उसके बावजूद भी अच्छे इंसानों के साथ ही ये होता है। वो जो बैठा है ना आसमान पर, वो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, वो अच्छे इंसानों की ही आजमाइशें लेता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है रिधिमा, जब उसने इस आजमाइश में डाला है तो निकालेगा भी वही। बस अपना फेथ रखिए। रिधिमा के सर को सहलाते हुए डॉक्टर आलिया ने ये बात कही थी। डैडा के कदम एक जगह रुके नहीं रहे थे। डैडा के दोस्त उनके साथ थे। वक्त ज़रा आगे बीत रहा था। रिधिमा कभी उस बेंच पर बैठती तो कभी ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंच जाती, कभी इस कॉरिडोर में घूमने लगती तो कभी वापस आकर उस बेंच पर बैठ जाती। डॉक्टर आलिया और डॉक्टर शफ़ी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे डॉक्टरों से बात करने की। बताया जा रहा था कि ड्रग का असर बहुत गहरा पड़ा है। संजना को वो ड्रग्स इंजेक्ट किए गए हैं जो शायद किसी की जान लेने के लिए भरपूर हैं। लेकिन डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया ये बात रिधिमा को नहीं बता रहे थे, उस तक पहुंचने नहीं दे रहे थे,
क्योंकि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि 40% चांसेस हैं कि हम संजना को बचा लें। डैडा से तो ये बातें कर दी गई थी। डैडा का दिल जैसे निकल आए बाहर सीने से, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को बांधे, अपने चेहरे पर विश्वास लिए रिदिमा के सामने आ रहे थे। घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे। डैडा घर पर भी बात कर रहे थे। एक बाप जिसकी बेटी ख़तरे में है, जिसकी बेटी की जान मौत की कगार पर है, किस तरह अपने आप को संभाले हुए हैं। डैडा को वो वक्त याद आ गया जब संजना ने सुसाइड करने के बारे में सोचा था। वो मंजर जो भयावह था वो फिर से डैडा की नज़रों के सामने आने लगा था। डैडा बेंच पर बैठ गए थे। रिधिमा ने अपनी गीली निगाहें उठाकर जब डैडा को देखा तो उसने अपने कदम डैडा पर कर दिए। डैडा के बगल में बैठ गई थी वो। डैडा के जुड़े हाथों को उसने अपने हाथों में थामा था। अब कुछ नहीं होगा हमारी सांझ को पापा, वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फाइटर है। वो इन सब चीज़ों से लड़ लेंगी। आप इस तरह हिम्मत मत हारिए पापा, सांझ को कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ उन्हें, आप भी तो जानते हैं ना, वो हर सिचुएशन से लड़ लेती हैं, है ना। आप आप हिम्मत मत हारिए, हमारी सांझ लड़ लेंगी, है ना। खुद टूटी हुई थी रिधिमा, लेकिन उसके विश्वास को देखिए, वो डैडा को समझा रही थी। डैडा ने रिधिमा के सर को अपने सीधे हाथ में रख कर अपने सीने से लगा लिया था। हाँ, मेरी दोनों बेटियां बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो एक दूसरे को कुछ नहीं होने देंगे, है ना। हाँ पापा, कुछ नहीं होगा हमारी सांझ को। रिधिमा इतना रो चुकी थी कि उसकी सांसों में हिचकियों ने घर बना लिया था। इस तरह ये वक्त आगे चला गया था। देखते ही देखते एक दिन बीता था। एक दिन से बस दूसरा दिन बीतने ही वाला था। लगभग 44 आवर्स हो गए थे, लेकिन सांझ को होश नहीं आया था। एक यही वजह थी जिसने इन सब को असमंजस में डाला हुआ था और संजना की जान को खतरे में डाला हुआ था। 54 आवर्स का टाइम दिया था डॉक्टर ने। 54 आवर्स में अगर संजना को होश आ जाता है तो उसकी जान खतरे से खाली हो जाएगी, और अगर नहीं आया तो कोई चांस नहीं। बस ये रात का अंधेरा था। डैडा टहल रहे थे। शफी और डॉक्टर आलिया भी यहीं थे। उन्होंने भी अपने कदम इधर से उधर नहीं किए थे। डॉक्टर निधि घंटों पहले यहाँ आ गई थी। रिधिमा का वही हाल था। उसके बाल बिखरे हुए, उसके चेहरे की बेसुदगी, उसकी आंखें नम, ब्राउन आइज क्यों लाल हो गई थी आज, सुर्ख हुई पड़ी थी। इतने आर्स से लगातार जागकर आज मिस ब्राउन आइज की आइज वैसी नहीं थी जिस पर संजना मर जाया करती थी। रिधिमा ने अपने कदम उस आईसीयू के गेट के बाहर किए थे, जहाँ पर एक छोटा सा झरोखा था। उस झरोखे से संजना दिख रही थी, जिस पर तरह तरह के इक्विपमेंट लगाए गए थे। उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया गया था। उसके हाथों में न जाने कितने कॉर्ड लगे थे, लेकिन सांझ की आंखें बंद थी, जो रिधिमा के दिल को खौला रही थी। क्यों आंखें बंद करके सोई हुई हो आप? क्या आपको दिखता नहीं कि पापा कितने परेशान हैं? आप मुझसे बदला ले रहे हो ना? मुझे चिढ़ाना चाहते हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्या आपको पता नहीं है कि पापा कितने देर से सोए नहीं है, और आप सो रहे हो। डैडी, मेरे डैडी कहने से तो हर नाराजगी दूर हो जाती है ना, कि तो अब क्यों नहीं
डैडी प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, देखो मेरी आंखों में देखो, मुझे मिस ब्राउन पुकारो ना। डैडी मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आप मुझे बहुत तड़पा रहे हो ना, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। इस बार तो बिल्कुल नहीं, हर बार कर दिया करती थी, इस बार नहीं। सुना आपने, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आंखें खोलो ना, मुझे देखो, मुझे मेरी आंखों को देखो, मिस ब्राउन आइज करो, मेरे गालों को चूम लो, मेरे होठों को चूम लो। डैडी मेरी गोद में आकर बैठ जाओ, मुझसे मुझसे नाराज हो जाओ, राज को धकेल दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस आंखें तो खोलो, आंखें तो खोलो। डैडी मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, अगर आप कहोगे। इसी तरह वो दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पुकारें अपनी टेडी के कानों में डालना चाह रही थी। तभी डॉक्टर आलिया ने आके रिधिमा के कंधे पर हाथ रखा था और अपने रोते चेहरे को डॉक्टर आलिया के सामने किया था। रिधिमा ने, देखो ना आलिया, मैं कब से कह रही हूँ, सुनती ही नहीं है। आप बोलो ना, आप सीनियर हो ना, उसके वो आपकी बात सुनेगी। मुझे मेरा टेडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। आलिया बोलो ना उनसे, वो उठे, मुझे देखे, मुझे मिस ब्राउन आइज सुनना, बोलो ना। डॉक्टर आलिया की आंखों से भी पानी जरा गिरने लगा था। रिधिमा के सर को अपने हाथों में थाम लिया था डॉक्टर आलिया ने अपने कंधे पर रखकर, और धीरे धीरे वो टेबल पर आकर बैठी थी जो थोड़ी सी दूर था। डॉक्टर शफी ने अपनी आंखों से पानी को ज़रा अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से हटाया था और बाहर की तरफ कदम कर दिए थे। मैंने कहा ना रिधिमा, डॉक्टर गुप्ता को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। जो भी ड्रग्स था वो निकाल लिया गया है, एंटीडोट दे दिए गए हैं। हाँ रिधिमा इतनी जल्दी नहीं हार मान सकती, नहीं घबरा सकती। डॉक्टर गुप्ता को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक कहा डॉक्टर आलिया ने। रिधिमा ये लो पानी पियो, कुछ नहीं होगा संजना को। अपनी नी पर बैठ गई थी डॉक्टर शफी और अपने साथ कॉफ़ी और पानी की बॉटल्स ले आई थी। कॉफ़ी के साथ कुछ कुकीज़ थे खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आलिया ने भी कुछ नहीं खाया था, रिधिमा ने भी कुछ नहीं खाया था। मुझे भूख नहीं। रिधिमा अगर तुम इस तरह रहोगी तो सांझ आपकी सांझ जब ठीक हो जाएंगे तो उन्हें प्यार कैसे करोगी। डॉक्टर शफी ने कहा था इसे पियो, एनर्जी होगी, देखना अभी डॉक्टर्स कहेंगे कि संजना को होश आ गया, फिर क्या ये शक्ल लेकर अपनी सांझ के पास जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर पानी पियो, फिर कुछ खाओ। जब शफी रिधिमा को ये समझा रही थी तो अपनी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत लिए डॉक्टर आलिया डॉक्टर शफी को देख रही थी। डॉक्टर शफी की नज़र आलिया पर गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम भी खाओ, कुछ नहीं खाया तुमने भी। कैसे न कैसे एक कुकी खाई थी रिधिमा ने और कॉफ़ी के कुछ घूंट लिए थे। आलिया ने भी कुछ कुकीज़ खाकर कॉफ़ी पी थी और फिर से ये वक्त ज़रा आगे बढ़ने लगा था। यहाँ ये केस काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया था, तह खुल गई थी इस केस की। हर जगह इसी का नाम था, हर जगह जितने भी लोग
उस ट्रायल के दौरान मारे गए थे सबका चिट्ठा निकाल लिया गया था। अब ऑटोप्सी की रिपोर्ट जिसने जिसने देने के लिए मना किया था सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। देखा जाए तो जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संजना की ड्यूटी लगी थी, जहां ये ट्रैक चल रहा था, वहां पर पाबंदियां लगा दी गई थी। 1-2 सेक्टर ही खुले हुए थे, बाकी सब के सब वहां वर्जित कर दिए गए थे। डॉक्टर भटनागर के हर कनेक्शन को छान लिया गया था। हर कनेक्शन को छान लेने के बाद जो जो डॉक्टर भटनागर के रडार पर आया उस सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जो जो उस फर्मा मालकिन के रडार पर आया सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की बारी आई थी उस पॉलिटिशियन की जिसे लग रहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन उसके भी तार खुल गए और वो भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस पॉलिटिशियन को इतना ज़रूर अपने ऊपर विश्वास था, यकीन था कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और वो बच जाएगा। डीन जो थे स्कूल हॉस्पिटल के, उन्हें भी रडार पर रिमांड पर ले लिया गया था और ये सभी लोग कॉरिडोर में बैठे बैठे अपने अपने भगवान से दुआ मांग रहे थे संजना के होश में आने की। तभी एक डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप एडजस्ट करते हुए इनकी तरफ बढ़े थे। डॉक्टर शफ़ी ने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए थे और वो आमने सामने हो गए थे। डॉक्टर आलिया भी पहुंची थी वहाँ। जैसा कि मैंने कहा था और हमेशा मैं कहता हूँ, हमारे काम के साथ साथ दुआएं भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों की दुआएं रंग लाई हैं। संजना को होश आ गया है। हाँ, ये कहूँगा कि संजना ख़तरे से खाली है, लेकिन अभी हमें सतर्क रहना होगा। ठीक है। ओह माय गॉड डॉक्टर, थैंक यू सो मच। हाँ, डॉक्टर शफ़ी ने उन डॉक्टर से हाथ मिलाया था और गले भी मिल गई थी और फिर पीछे मुड़ी थी वो। कहा था ना मैंने, डॉक्टर गुप्ता को कुछ नहीं होगा। अंकल, संजना ठीक है, उसे होश आ गया है। डॉक्टर शफ़ी ने अंकल से और आलिया ने रिदिमा से ये बात कही। रिदिमा फट से दौड़कर डैडा के गले लग गई थी। डैडा ने अपनी खुशी वाली आंखों से अपनी बाहों से रिदिमा को गले लगा लिया और रिदिमा के सर को चूम लिया। फट से घर पर फ़ोन लगा दिया कि हमारी संजना ठीक है, ख़तरे से वो खाली है। तभी डैडा और रिदिमा उस वार्ड की तरफ बढ़े थे जहाँ संजना को शिफ्ट कर दिया गया था। हाँ, वो भी वेंटिलेटर पे ज़रूर थी। दोनों धीरे धीरे अपने कदम लिए संजना की तरफ आए थे और डैडा बैठ गए थे संजना के हाथ की तरफ। वो प्यारे प्यारे हाथ जिन्हें नन्ही उम्र में भी डैडा ने अपने हाथों में ही तो सहलाया होगा। फट से डैडा ने उन हाथों को पकड़कर सहलाना शुरू कर दिया और डैडा का एक आंसू संजना के हाथ पर गिर गया। संजना ने अपनी नज़रें खोली और आधी से भी कम उसकी आंखें खुली और सिर्फ उसने डैडा को पाया। उसने अपना ऑक्सीजन मास्क दूसरे हाथ से हटाना चाहा, तभी रिदिमा ने उसका वो दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। नहीं, खबरदार जो ऑक्सीजन मास्क हटाया। बस इसी तरह एक स्पर्श के साथ संजना को प्यार किया था डैडा ने और अपनी आँखों से भी प्यार किया था। सभी लोग संजना को देखकर बाहर आ गए थे। रिदिमा भी बाहर आई थी और डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया को जाने के लिए कहा था। डॉक्टर निधि को जाकर आराम करने के लिए कहा था और सब चल दिए थे। डैडा को भी रिदिमा ने घर जाने के लिए कहा, लेकिन डैडा ने पहले रिदिमा को घर जाने के लिए कहा, लेकिन रिदिमा ने डैडा को मना लिया था। अब अपने अपने घर के लिए सब निकल गए थे। शफ़ी ने जैसे ही स्टीयरिंग पर अपना सीधा हाथ रखा, डॉक्टर आलिया ने उनका चेहरा पकड़कर अपने होठों में भर लिया और इन दोनों ने एक बहुत प्यारा किस शेयर किया। दोनों ने एक दूसरे के लबों को चूमा। दोनों के हाथ एक दूसरे के चेहरे को पकड़े हुए थे, थामे हुए थे। कुछ देर अपनी मोहब्बत के होठों को चूम लेने के बाद इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में हुई थी। क्या हुआ आलू? कुछ नहीं। आप तुम कहती हो ना निकाह करने के लिए? हाँ, कहती तो हूँ, तो कर लेते हैं। क्या क्या सच में आलू? लेकिन कौन से काजी?
हमारा निकाह पढ़ाएंगे? मुझे नहीं पता। ये कहकर डॉक्टर आलिया ने फिर से अपने लबों को शफ़ी के अधरों पर रख दिया और फिर एक बहुत पैशनेट किस शुरू किया था अपनी इस कार में ही। वहाँ रिद्धिमा के कदम ज़रा अपनी सांझ के पास बढ़े थे, बैठ गए थे उसी बेड पर लेफ़्ट हैंड के पास। अब वो कॉर्ड्स वगैरह निकल गए थे, सिर्फ एक कॉर्ड थी। और अब जब संजना ने अपनी मिस ब्राउन आइज़ को देखा तो अपने ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया। नहीं, खबरदार जो आप मास्क हटाया, प्लीज़ प्लीज़ मिस ब्राउन आइज़। जैसे ही रिद्धिमा के कानों में ये शब्द गए, वैसे ही रिद्धिमा ने फट से आकर अपने आप को जैसे संजना पर उड़ा सा दिया। क्या हुआ बोल रही हैं आप? आपने हम सब की जान निकाल दी थी। आई लव यू डैडी, आई लव यू। पहली बार रिद्धिमा ने ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, पहली बार, वो भी ऐसे जब संजना इस हाल में है। क्या कहा आपने मिस ब्राउन आइज़? आई लव यू माय डैडी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। जैसे जैसे रिद्धिमा अपने शब्द कह रही थी, अपने होठों को संजना के कानों पर चिपका दे रही थी। क्या तो आप मुझसे एंगेजमेंट करेंगे ना आप? संजना ने पूछा था ये। नहीं, क्या? नहीं क्यों? मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी अपनी डैडी के साथ, मुझे शादी करनी है। अब मैं शादी करूँगी अपने डैडी के साथ। आई लव यू माय डैडी। ये कहकर अपनी होठों को कान से रगड़ते हुए उसने संजना के होठों पर रख दिया और उसके ऊपर वाले होठ को अपने दोनों लबों में भरकर चूमने लगी थी, खींचने लगी थी हल्के हल्के। संजना की हालत तो वैसे ही ख़राब थी, रिद्धिमा उस पर और सुहागा चढ़ा रही थी। संजना का एक हाथ तो बिजी था ना उस कॉर्ड में, लेकिन दूसरे हाथ से उसने रिद्धिमा की कमर को थाम लिया था। हाँ, रिद्धिमा ने अपने वेट को अपने हाथों की कोहनी से लगाया हुआ था और बस अपने डैडी के होठ को चूमने में लगी हुई थी। आई लव यू टू मिस ब्राउन आइज़, आई लव यू टू। तो आप मुझसे शादी करेंगे अब? हाँ, मैं आपसे मतलब अपने डैडी से शादी करूँगी, बस। ये कहकर दोनों की आंखें बंद हुई थी। जिस तरह रिद्धिमा संजना के लबों को चूम रही थी, ऐसा लग रहा था वो लब कभी छोड़ेगी ही नहीं। हाँ, रिद्धिमा ने आज वो लफ्ज़ कह दिए थे। तो ये भाग यहीं तक था। अब जानेंगे आगे। ये मैं नहीं कह सकती। तो अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, जो आपसे प्यार करता है ना उसका ख्याल रखिए बस। और उस लायक बनाइए अपने आप को कि कोई आपसे प्यार करे। दुआ करते रहिए, दुआ करिए पेरेंट्स के लिए, अपने सामने वाले सभी के पेरेंट्स के लिए दुआ करिए, इंसानियत के लिए दुआ करिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआ करिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को सींच रही है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैं अब आप सभी से लूँगी इजाज़त। तो नमस्कार।